प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण इस विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा हम लोग समझते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी परिभाषा में आपको बताया गया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आप लोग संज्ञा और सर्वनाम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लाल, सुंदर, मीठा, अच्छा, काला, बुरा, ये सभी शब्द विशेषण है क्योंकि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में लाल गुलाब। अब यहाँ लाल जो है वो विशेषता बता रहा है, किसकी? गुलाब की। सुंदर लड़का, तो लड़के की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है। मीठा फल, तो यहाँ फल की विशेषता मीठा बता रहा है। इसी तरह से अच्छा, काला, बुरा आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। विशेषण और विशेष किसे कहते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। तो जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुंदर लड़की नाच रही है। इसमें सुंदर शब्द ये विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, किसकी? लड़की की। तो जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है और जिसकी विशेषता बताई जाए, लड़की की विशेषता बताई जा रही है तो लड़की विशेष है। अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा था लाल गुलाब, तो लाल विशेषण है और गुलाब विशेष है। सुंदर लड़का, सुंदर विशेषण है, लड़का विशेष है। तो इस तरह से विशेषण और विशेष के अंतर को हमको समझना आवश्यक होता है, जो हम लोग इस उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं। अब देखिए विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, माने विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आइए हम इसे क्रम से समझते हैं कि प्रत्येक जो विशेषण के 4 भेद हैं, इन चारों भेदों को अलग अलग हम उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। प्रिय विद्यार्थियों, ये गुणवाचक विशेषण में ही, इस शब्द में ही उसका अर्थ प्रकट होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा और विस्तार देंगे, गुण भी हो सकता है, धर्म, स्वभाव, रूप, रंग, आकार, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो उसके गुण के बारे में बताता है हम उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा, सफेद। यहाँ अच्छा गुण है, पुराना भी उसका एक तरह से उसके समय का बोध कराता है, झूठा भी एक अवगुण है, एक उसके बारे में बुराई है, सफेद उसका रंग है। तो इस तरह से रूप, रंग, गुण, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक। उदाहरण देखिए, सफेद, गाय का रंग सफेद है तो सफेद गुणवाचक विशेषण। मंजू का घर पुराना है, पुराना गुणवाचक विशेषण। मोहन बहुत मोटा है, मोटा एक गुणवाचक विशेषण। हम इसको और उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। गुणवाचक विशेषण को इस प्रकार से समझा जा सकता है। इस स्लाइड में हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जैसे गुणबोधक, जिसमें अच्छाई है, बुराई है, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी, ये
गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये जो है गुण बोधक है। फिर रंग बोधक, सफेद है, हरा है, नीला है, पीला है, लाल है। इसी तरह आकार बोधक, जिससे उसके स्वरूप का हमको बोध होता है, मोटा है, पतला है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है। तो ये शब्द जो है भी उसके आकार का बोध कराते हैं, जैसे मोटा लड़का, पतला लड़का, गोल वस्तु, तो लंबा आदमी। तो इस तरह से आकार का बोध कराता है। इसी तरह से दशा, दशा माने जैसे स्वस्थ रोगी, निरोग, निर्बल, बलवान, बलवान व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे गुण बोधक जो गुणवाचक विशेषण है उसके और बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हमने इन चार माने गुण बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक और दशा बोधक कुछ शब्दों के माध्यम से विशेषण को, गुणवाचक विशेषण को और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। संख्यावाचक माने जो संख्या का बोध कराते हैं। परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं हम उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे 10 किताब, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग। तो यहाँ 10, 4, कुछ और कई, ये संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के रूप में, मेरे पास 10 किताब है। यहाँ देखिए किताब है, 10 किताब है। मंजू के पास 4 मित्र हैं, तो यहाँ मंजू बैठी हुई है, उसके 4 मित्र हैं। कई लोग वहां पर हैं, कई लोग, यहाँ पर कई लोग, लोगों के बारे में कई, छात्रों के बारे में कुछ, छात्र आज विद्यालय नहीं आए। तो इन शब्दों को साफ आपको स्पष्ट हो रहा है कि 10 है, 4 है, कई है, कुछ है। ये शब्द उसकी संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए हम इसको संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संख्यावाची विशेषण को और हम कैसे अच्छे से विस्तार से समझ सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके शब्द में ही इसका अर्थ निहित है, यहाँ परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बोध हो रहा है। जो निश्चित संख्या का बोध कराए, अर्थात जिसको हम निश्चितता उसमें हो, उसको हम निश्चित संख्यावाचक। जैसे 10 किताब, 4, 5, तो 10 किताब, 4 मित्र, 5 पांडव। तो यहाँ पर 10, 4 और 5 ये निश्चित संख्या है, इसलिए हम इसको निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और संख्यावाची विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाची, माने जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। जैसे कुछ छात्र, यहाँ छात्रों की विशेषता संख्या बता रही है, लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है, कुछ छात्र। कई लोग, लोगों की विशेषता कई माने निश्चित नहीं है। सभी मित्र, अब यहाँ पर ये कई, कुछ, कई और सभी, ये विशेषता तो बता रहे हैं और संख्या बोधक भी है, लेकिन अनिश्चित है, इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। अब तीसरा विशेषण जिसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का शाब्दिक अर्थ है मात्रा। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण माने उसकी माप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आम, यहाँ देखिए 4 किलो आम, 2 लीटर दूध, 3 किलोमीटर, अधिक दही, थोड़ा पानी। अब यहाँ एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि यह 4 और 2 और 3, तो यहाँ पर भी संख्या है, तो ये संख्यावाची विशेषण ना होकर के परिमाणवाचक विशेषण क्यों है? स्पष्ट है, देखिए वहां हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4 आदमी, लेकिन यहाँ 4 किलो आम, किलो क्या है? एक माप है। आपको 4 किलो आम तौलने के लिए एक माप चाहिए, तराजू चाहिए, बाट चाहिए। 2 लीटर दूध, लीटर एक माप है, किलोमीटर एक माप है, अधिक और थोड़ा ये भी माप है। तो इस तरह से परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में इतना ही अंतर है कि वहां पर केवल संख्या होती है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में उस की माप तौल होती है, इसलिए
जहां माप तौल हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भागों में बांटा गया है। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी तरह हम संख्यावाचक विशेषण में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर निश्चित परिमाण जिसकी मात्रा निश्चित है, 1 किलो सेब निश्चित है 1 किलो, 2 लीटर पानी निश्चित है, 3 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित माप का बोध कराते हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और अनिश्चित माने जिसके माप तौल की निश्चितता ना हो, अनिश्चित हो, कम दूध, थोड़ा पानी, बहुत जमीन, ढेर सारा फल, तो यहाँ पर इन शब्दों से आपको लिख रहा है, जैसे कम है, थोड़ा है, बहुत है, ढेर सारा है, ये शब्द कैसे अनिश्चित हैं, लेकिन एक मात्रा के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के समझने के लिए हम सर्वनाम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आप सर्वनाम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम माने जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं, हम उनको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, अर्थात वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। और सार्वनामिक विशेषण भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह किताब, किताब संज्ञा शब्द है। यह किताब हिंदी व्याकरण की है। आप यहाँ हिंदी व्याकरण की बुक देख रहे हैं, लेकिन यह शब्द जो है वो सर्वनाम होते हुए भी किताब यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह वो आदमी घर जा रहा है, आदमी संज्ञा है और संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है कौन सा शब्द? वह, तो वह सार्वनामिक विशेषण है। कौन बालक खेल रहा है, तो यहाँ पर कौन, ये जो है एक प्रश्नवाचक संज्ञा है, लेकिन यह बालक की ओर इसका संकेत किया गया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अब आइए हम लोग आगे और देखते हैं कुछ प्रचलित विशेषण। अभी हमने आपको 4 प्रकार के विशेषण शब्दों को बताया, जिसमें हमने आपको गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानकारी दी। यहाँ कुछ शब्दों को हम लोग देखेंगे कि मूल शब्द क्या होता है और वो किस प्रकार से विशेषण बनता है। आइए इस उदाहरण में हम पहले देखते हैं उत्साह, विशेषण शब्द उत्साही, कृपा कृपालु, बल बलवान, रंग रंगीन, कल्पना काल्पनिक, नगर नागरिक, नमक नमकीन। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द क्या होते हैं, जैसे ओज, तो ओज से विशेषण होना ओजस्वी, आलस्य आलसी, ग्राम ग्रामीण, चमक चमकीला, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, आदर आदरणीय, यश यशस्वी। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये शब्द और विशेषण के रूप में हमने कुछ उदाहरण देखे। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें संज्ञा से विशेषण बनते हैं और कुछ जो है सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं, जिसमें उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आप स्वतः भी इस तरह के शब्दों का और उनसे बनने वाले विशेषण शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ शब्दों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं विशेषण की तुलना अवस्था। देखिए, विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन उसकी तुलना अवस्था भी होती है। ये तुलना अवस्था क्या है, आइए इसको हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की अन्य व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष से तुलना करने की को विशेषण जो होता है उसको हम तुलना अवस्था कहते हैं। एक बार पुनः देखिए इसको, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की अन्य व्यक्ति
या वस्तु के गुण दोष से तुलना करने को विशेषण की तुलना अवस्था कहते हैं। स्पष्ट है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष से करते हैं तो विशेषण की तुलना अवस्था होती है। जैसे राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है, यहाँ ज्यादा सुंदर है, यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना की गई है। राम और सुरेश संज्ञा है, ये दोनों एक व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों की तुलना गई कि राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है। तो यही विशेषण की तुलना अवस्था होती है और ये विशेषण की तुलना अवस्था के कुछ भेद है। आइए हम लोग इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब तुलना बोधक विशेषण की तीन अवस्थाएं, हम जब किसी में समानता करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना बोधक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? इस स्लाइड में देखिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसको आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब मूलावस्था, मूलावस्था क्या है? जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जैसे गुण, दोष, शर्म, स्वभाव बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे मूलावस्था कहते हैं। यहाँ किसी से कोई तुलना नहीं है, यहाँ किसी दो वस्तु या व्यक्ति आदि की तुलना नहीं की जाती है, किसी एक ही व्यक्ति की तुलना। जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, वीर जवान, बहादुर बच्चे, निडर लोग, डरपोक आदमी। तो यहाँ पर अच्छा, बुरा, वीर, बहादुर, निडर, डरपोक, ये सब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए गए हैं। तो ये व्याकरण की मूलावस्था है। उदाहरण, मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनूंगा। यहाँ सिपाही संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता विशेषण शब्द वीर है। रमेश एक अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण शब्द है। अब ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन विशेषण शब्दों का प्रयोग करके दो या दो व्यक्ति की तुलना नहीं की जा रही है। अतः इसको हम तुलना बोधक विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। ये मूल अवस्था माने एक ही व्यक्ति के लिए जब कोई एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो मूलावस्था होती है। अब हम लोग देखते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था के बारे में भी जानकारी इस स्लाइड के माध्यम से, जब किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में गुण, दोष आदि पर आधारित तुलना की जाती है एवं उनमें से एक को श्रेष्ठ माना जाता है, तब यह उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे ज्यादा सुंदर, अधिक बुद्धिमान, ज्यादा तेज आदि। अब इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे सुग्रीव से बाल अधिक बलवान था। यहां पर दो की तुलना की गई, सुग्रीव और दो भाई थे, तो इनमें सुग्रीव से बाल अधिक बलवान था। तो सुग्रीव और बाल की तुलना में बाल को अधिक बलवान माना गया है, ये उसकी उत्तरावस्था है। दूसरा उदाहरण, रीना मीना से ज्यादा बुद्धिमान है। तो मीना से रीना ज्यादा बुद्धिमान है, दो की तुलना की गई। तो जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा, अधिक बलवान, ज्यादा बुद्धिमान आदि शब्दों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के गुण, दोष आदि की तुलना की जा रही है, एक को श्रेष्ठ माना जा रहा है। तो ये जो विशेषण की तुलना अवस्था होती है, इसकी उत्तरावस्था होती है। अब आइए विशेषण की तुलना अवस्था में तीसरी अवस्था के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उत्तमावस्था। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। जब दो से ज्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान देना है कि उत्तमावस्था में भी तुलना होती है, लेकिन तुलना के साथ साथ उसमें किसी एक को ही श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो हम उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे विशालतम, सबसे सुंदर आदि। अब इसमें उदाहरण देखिए, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। विशालतम माने सबसे विशाल, माने उसकी विशालता के आगे बाकी और कोई नहीं है। तो सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो विशालतम क्या है? यह उत्तमावस्था है। इन सब में से
तुम सबसे सुंदर हो। तो यहाँ सबसे सुंदर जो है बताया गया तुम सबसे सुंदर हो, माने ये उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। भीम सबसे ज्यादा बलवान थे। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, ये शब्द विशेषण की तुलना अवस्था की तृतीय अवस्था उत्तम अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसी तरह से हिंदी में भी जब हम किसी सामान्य की तुलना केवल उसी से करते, तुलना नहीं करते हैं, एक व्यक्ति के लिए विशेषण का प्रयोग तो मूलावस्था, दो व्यक्तियों की तुलना और एक को श्रेष्ठ बताना तो उत्तरावस्था, लेकिन कई को तुलना की जाए उसमें किसी एक को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो उसे व्याकरण के तुलना अवस्था की उत्तमावस्था कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के तुलना बोधक विशेषण की अवस्थाओं के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, जिससे हमारी ये तुलना अवस्था व्याकरण के जो विशेषण के जो तुलना बोधक अवस्थाएं हैं उसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, 3 हेडिंग आप देख रहे हैं, मूलावस्था, पहला उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आइए हम लोग इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं। मूलावस्था में बलवान, कठोर, अधिक और उच्च। अगर इसी चारों को क्रम में हम देखेंगे, उत्तरावस्था में तो अधिक बलवान, अब यहाँ पर जैसे बलवान मीठा, अधिक मीठा, सबसे मीठा, तो इसका प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं। और कुछ शब्द होते हैं जिसमें तर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तर शब्द के प्रयोग से उसकी उत्तरावस्था बन जाती है। जैसे कठोर, कठोरतर, अधिक, अधिकतर, उच्च, उच्चतर। अब यहाँ पर उत्तमावस्था क्रम में सबसे अधिक बलवान, कठोरतम, अधिकतम, उच्चतम। तो इस तरह से बहुत सारे और शब्द हैं जिसका प्रयोग आप स्वतः कर सकते हैं। ये हमने कुछ उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि व्याकरण के तुलना बोधक की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होती है। अब हम देखेंगे प्रविशेषण। प्रिय विद्यार्थियों, प्रविशेषण जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विशेषण में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय भी आप पढ़ चुके हैं। तो प्रविशेषण में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्र का मतलब होता है अधिक, ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखेंगे, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे आप पहला उदाहरण देखिए कि यह बहुत अच्छा बालक है, तो अच्छा विशेषण है, लेकिन अच्छा विशेषण की विशेषता भी बता रहा है बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से उत्तमावस्था होती है उस तरह से विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। इस दृष्टि से प्रविशेषण को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में प्रविशेषण के उदाहरण दिए जाते हैं, या तो उसको पहचानना होता है या तो प्रविशेषण शब्द दे करके उसके कुछ उदाहरण लिखने के लिए कहे जाते हैं। तो आप लोग इस उदाहरण से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है, रमेश सबसे लंबा आदमी है और सुरेश बड़ा बुद्धिमान बालक है। इन तीनों उदाहरणों में अच्छा, लंबा और बुद्धिमान ये क्रमशः विशेषण शब्द हैं, लेकिन इन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई जा रही है किससे? बहुत, सबसे और बड़े से। तो ये तीनों शब्द प्रविशेषण के रूप में आते हैं। अब विशेषण के बारे में हमने आपको एक बार थोड़ी सी समरी आपको बताना चाहते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद क्या है, प्रत्येक के उदाहरण हमने आपको बताया, उसकी अवस्था बताई, प्रविशेषण बताया। तो आज के इस विषय में, इस टॉपिक में इतना ही। आप सबको धन्यवाद करता हूं, इस निवेदन के साथ कि आप वीडियो को अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। पुनः आप सबको धन्यवाद करते हुए इस आशा के साथ अगली वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।